बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल और ख़ासतौर पे अवाम की उस नब्ज़ की जो बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। अवाम का मूड क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सियासी मुबस्सर हैं सरवर वारिस साहब। ये सरबराह पतन है, इंतखाबात की साइंस को बड़ा बखूबी समझते हैं, कई दहाइयों से इलेक्शंस को बड़ा करीब से मॉनिटर करते आ रहे हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया बारिश साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आप कोई मुझे याद पड़ता है कई दहाइयों से ये काम कर रहे हैं इंतखाबात को मॉनिटर करने का, और आपकी तज्जिए में और आपकी रिसर्च में बड़ा वज़न होता है और उसका बड़ा असर लिया जाता है। तो आप माजी की इलेक्शन देखते हुए और इस दफ़ा के इलेक्शन देखते हुए एक तो ओवरऑल हमें बताएं कि आपकी क्या फील, अब तक की जो सूरत हाल है, अभी 8 फरवरी को इलेक्शन है, अब तक की जो प्री पोल जो इंतजाम हैं उसके हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, अगर हम माजी के इंतखाबात के साथ इस जो इलेक्शन है, ये जो इंतखाब है, इसका मुवाजना करें तो हमें बहुत सारे हवालों से नज़र आता है, साफ नज़र आता है कि गालिबन ये पाकिस्तान का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। अपने कंटेंट के लिहाज से, अपनी इंटेंसिटी के लिहाज से, दोनों हवालों से अगर हम देखें कि किस स्केल पर है, और तीसरा ये कि अपनी शफाफियत के लिहाज से कि ये वाहद इलेक्शन है जिसमें जो धांधली प्री पोल रिगिंग जिसको हम कहते हैं या धांधली कहते हैं, जो प्री पोल रिगिंग है, उसमें अगर आप देखें तो माजी में सिवाय एक दो वाक़यात के कभी इतने बड़े लेवल पर कि जो उम्मीदवार हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए, जो उनके नामजद कुनिंदा हैं, जो उनके तायद कुनिंदा हैं, उनको भी उठा के ले जाएं, उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाए, उनको जलसा जुलूस ना करने दिया जाए, उनको अपने बैनर ना लगाने दिए जाए। हम मतलब हमने पिछले साल 163 मीन्स ऑफ रिगिंग आइडेंटिफाई किए थे, अब वो 210 हो चुके हैं। और 210 तरीके रिगिंग के, हाउ टू रिग इलेक्शन, 210 तरीके जो इस दफा अपनाए गए हैं, इसकी जरा तफसील बताएं। ये 210 क्या हैं? देखिए, जो प्री पोल रिगिंग है वो शुरू हो जाती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कौन बनाएगा, उसमें कौन कौन मिनिस्टर होगा, और बहुत उससे भी पहले जो हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन में कौन आएंगे, मेंबरान कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। ये तो दो बुनियादी बड़े जिनको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिगिंग के मेथड हैं। और अगर और उसमें आपने देखा है कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से इन लोगों की सिलेक्शन होती है। और हम तो बहुत अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि जो मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान, उसके मिनट्स पब्लिक होने चाहिए। जो नाम आए उनका बायोडाटा सीवी जो है पब्लिक के साथ शेयर होनी चाहिए। तो इतने बड़े अहम मुद्दों पर अगर आप लोग नामजद कर रहे हैं तो उसकी नामजदगी का प्रोसेस पार्लियामेंट के जरिए और पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। और ये इब्तिदा होती है, वो तय कर देती है कि जनाब इलेक्शन की जो क्वालिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी और बुरी हो सकती है। और दूसरा जो है मरहला होता है डीलिमिटेशन का। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन है वो आप कितनी ईमानदारी से करते हैं। जो आपने असूल तय किए हैं, जो कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डीलिमिटेशन, वो हमारे एक्ट में लिखे हुए हैं और बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। और सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो है कि दो हलकों के दरमियान जो आबादी का फ़र्क है वो 10% से प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, बाजौड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो तकरीबन 12 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि चित्राल की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो सिर्फ 5 लाख वोटों पर मोहित है। तो ये तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि अगर आपने डीलिमिटेशन करनी है तो आप इजला के दरमियान तो फ़र्क क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आप सूबों के दरमियान नहीं कर सकते। लेकिन शायद आपको मालूम हो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख में अभी जो इस्लामाबाद और पिंडी चूँकि ट्विन सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में पिंडी को डाल दिया गया और इस्लामाबाद की और पिंडी के कुछ इलाके जो है इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिए गए, जो कि गलत है। इसी तरह और बहुत सारे, मसलन
जो हाफजाबाद की जो म्यूनसिपैलिटी का एरिया है जिसकी आबादी तकरीबन 3.5 लाख है, उसको उठाकर गुजरांवाला जो कि पहले ही बहुत बड़ा शहर है उसमें जाके डाल दिया गया है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जेरी मेंडरिंग, यानी कि आपने इस तरतीब से नक्शा खींचा है कॉन्स्टिट्यूंसीज का कि उसका किसी को फायदा हो जाए और किसी को नुकसान हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी धांधली का तरीकाकार है जेरी मेंडरिंग। जी, ये इतने भी मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में जितने एतराज़ात की रेशियो जो थी इतने कभी नहीं हुए, मगर उसको भी दरगुजर किया गया। यहाँ पे एक सवाल आ गया था क्योंकि इलेक्शन पहले ही अब सूबाई इस 2 असम्बलियों के तो 1 साल के करीब हो गए हैं, इलेक्शन नहीं हुए, ये वाला भी डिले हो गया था कि जी अब 8 फरवरी को करवा लिए जाएँ, लिहाजा दरगुजर करें। वो हर चीज़ दरगुजर की जाती रही, यहाँ तक कि ये जो इंतज़ामिया के तहत करवाने का तजर्बा जो इस दफ़ा किया जा रहा है, पहले जैसे कैसे वो भी कंट्रोवर्शियल रहते थे, मगर जुडिशरी के ये इंतज़ामिया के ज़रिए करवाने का तजर्बा कैसा रहा है अभी तक? नहीं, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि जो आपने इशारा किया है कि जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होने चाहिए थे, आइन के में लिखा हुआ है कि असम्बली अगर प्री मैच्योरली डिसॉल्व होती है तो इलेक्शन 90 दिन में लाजिम है, आइन में लिखा हुआ है, नॉट लेटर देन 90 डेज। उसको वायलेट किया गया। और उसी तनाज़ुर में ये देखना जरूरी है कि आखिर तमाम DROs डिप्टी कमिश्नर क्यों हैं, क्योंकि जो जजेस हैं वो जो जितने भी हों, लेकिन जजेस के अंदर अगर कोई जज इंडिपेंडेंट माइंडेड है तो वो अपना माइंड इस्तेमाल करता है, वो अपनी जो एजेंसी है उसको असर्ट करता है। लेकिन DCs कभी नहीं करेंगे। अगर एक जूनियर शख्स को जो जूनियर ग्रेड में है उसको DC लगा दें जो कि सीनियर ग्रेड का लगता है, तो जाहिर है वो तो जिसने उसको लगाया उसकी खिदमत करने के लिए हर वक्त वो सर बस्ता होता है। तो ये इसीलिए लगाए गए थे DROs ताकि जिन लोगों को आपने नॉकआउट करना है टेक्निकली, उनके कागजात नामजदगी ना उनको जमा करवाने दिए जाएं और ना ही उनको प्रोसेस किया जाए। और इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में 1403 या 4 के लगभग जो है वो पिटीशंस दायर हुई थी। और फिर उसी DC ने, जिसने DRO का काम करना है, उसी ने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी है, उसी DC ने, उसी पुलिस ने फिर ये तय करना है किसके ऊपर MPO 16 लगाना है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था और वो जानबूझ के लगाए गए थे ताकि हर मरहले पर मैंने लिखी थी, ट्वीट की थी एक, कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कभी नहीं होते, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जो इंतजामिया है उसको किसी चीज की वायलेशन करते हुए कोई उनको हेजिटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। और उनको जो चेक करने के लिए 2 ही इदारे होते हैं सबसे ज्यादा डायरेक्टली, एक अदलिया होती है और एक इलेक्शन कमीशन है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं पहले जो मैं बात कर रहा था, दूसरा जो है ये अहम है आमिर मतीन साहब, हमारे यहाँ जो शरह मवात है उसको आप देखें तो वो बहुत बड़ी है और लाखों लोग हर साल वफात पा जाते हैं। और अभी जो इलेक्टोरल रोल है, हमने अभी सर्वे मुकम्मल किया है, इंशाल्लाह कल आपके साथ इसकी फाइंडिंग्स हम शेयर करेंगे कि उसमें तकरीबन 20% लोग कह रहे हैं कि उनके घरानों में जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उनके नाम अभी तक इलेक्टोरल लिस्टों पर मौजूद हैं। ये 20% है फिगर, ये वाला बहुत बड़ा है। ये तो 20% लोग दावा कर रहे हैं कि उनके घरों में जो लोग फौत हुए हैं, ये तो 20% का मतलब तो 13 करोड़ अगर वोटर है तो ये तो 2.5 करोड़ के करीब बन जाता है। 20% तो बहुत नहीं, वो 20% कह रहे हैं कि हमारे घरों में लोग फौत हुए हैं। और जब हमने चेक किया है तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनका नाम अभी तक 8300 पे चेक किया गया है शनाख्ती कार्ड का नंबर डालकर, तो वो लोग अभी तक इलेक्टोरल रोल पर मौजूद हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जेरीमेंडरिंग हुई है। अब लाखों की तादाद में, एग्जैक्ट नंबर हम अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि शरह जो मौत है पाकिस्तान में, यानी कि जो डेथ रेट है पाकिस्तान का और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसका कोई निकाले जाए और उसकी बुनियाद पर हम एग्जैक्टली
चेक कर सकते हैं कि कितने लाखों लोग हमारी इलेक्टोरल रोल पर मौजूद हैं। और तो ये जो लोग जो ये वफात पा चुके हुए हैं उनके इलेक्टोरल रोल पे वो है, तो ये अगर मिसयूज होना हो, अगर किसी जगह पे मजीद जैरी मैंडरिंग करनी हो, तो इनका ये वफात वाले पाने लोगों के नामों पे बेनामी के वोटर पढ़ सकता है, इस बात का भी इम्कान हो सकता है। इसमें तो बहुत बड़ा फिगर है ये, तो आपने बड़ी खौफनाक फैक्ट बताया है। एक अहम नुकता है, वो लेट मी कंप्लीट दैट, कि ये पहली दफा कर रहे हैं कि जो इलेक्टोरल रोल पोलिंग एजेंट्स को दिए जाएंगे और कैंडिडेट्स को उसके ऊपर तस्वीरें नहीं होंगी। और अब चूंकि तस्वीर नहीं है तो जो पोलिंग एजेंट शनाख्त नहीं कर सकता कि जो शख्स वोट डालने आया है वाकई वो वही है या कोई और है। तो ये मतलब एक पूरा गेट खोल दिया गया है, फ्लड गेट खोल दिया गया है कि लोग जो है वो प्रॉक्सी या गोस्ट वोटिंग आके कर सकते हैं। यानी कि मेरा अपना सका भाई जो है 2 साल पहले फौत हुए थे, हमने अभी 2 माह पहले 8300 पे जाके उनका चेक किया तो उनका वोट दर्ज है, हालांकि नादरा के दफ्तर में उनकी डेथ जो है रजिस्टर करवाई गई थी और मेरे पास वो सारे सबूत हैं। और इसी बेस पे जब हमने मुल्कगीर सतह पर सर्वे किया तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो कह रही है कि उनके घर वाले जो फौत हो चुके हैं वो अभी भी इलेक्टोरल रोल पर हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो जो है धांधली के लिए एक बेहतरीन दरवाजा जो है, और उनके वोट दिखवाने के लिए इस दफा तस्वीर की शर्त भी लाजिम नहीं है, लिहाजा कोई भी उनके नाम पे डालना चाहे तो डाल सकता है। तो ये इतना कुछ ये अब तक जो आपने जिक्र किया है कि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के बनने से लेके अभी तक जो जिस किस्म का कागजात नामजदगी, फिर उसके बाद जो हल्का बंदी, ये सब कुछ तो हो चुका, मगर अभी वो जो मुन्नू भाई की नज़र में कि हजे क़यामत नहीं आई, ये मजीद क़यामत क्या आ रही है और आ सकती है जिसके लिए जो रह गई है साख इलेक्शन की वो बचाई जा सके। देखिए इसमें बुनियादी चीजें अब जो बाकी रह गई हैं वो तो इलेक्शन कैंपेन है, और जो आज 24 हो गई है और चंद दिन बाकी रह गए, 2 हफ्तों से कम वक्त रह गया है जी। और इसमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और जाहिर है फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौजूद नहीं है एक पार्टी के लिए, पूरे मुल्क की सतह पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं अवेलेबल, तो ये इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरा ये कि इलेक्शन वाले दिन इनके लोगों को पोलिंग एजेंट के तौर पर बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा, ये बहुत जरूरी होगा कि पोलिंग वाले दिन चेक किया जाए कि कितने पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, उस हल्के में कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और पोलिंग एजेंट कितने मौजूद हैं, क्या हर पोलिंग स्टेशन पर हर पार्टी का पोलिंग एजेंट है या नहीं है। कम से कम जो लोग पीटीआई सपोर्टेड हैं, स्पॉन्सर्ड हैं और बाकी पार्टियों के। दूसरी बात यह है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है, क्योंकि आपको शायद मालूम हो कि जो रिजेक्टेड वोट हैं उनकी शरह हमारी जो वो डाले गए वोट होते हैं उसमें बढ़ती जा रही है। पिछले इलेक्शन में तकरीबन कोई लाखों की तादाद में 28 लाख के लगभग लोग वोट थे जो जाया हो गए थे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये जाया होने की वजूहत के पीछे क्या है। मसलन अगर प्रिजाइडिंग अफसर जो है आपको बैलेट पेपर देते हुए बैलेट पेपर की बैक साइड पे दस्तखत नहीं करता, अपने स्टैंप नहीं लगाता, तो गिनती में वो बैलेट पेपर सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह अगर उसने नहीं डाला, आपके अंगूठा नहीं लगवाया काउंटर फाइल पर, आपकी उंगली पे निशान नहीं लगाया, तो वो भी मामला हो सकता है, आप दोबारा आके वोट डाल सकते हैं। ये चेक करना बहुत जरूरी है पोलिंग एजेंट्स के लिए कि जितने लोग वोट डालने आए हैं क्या उतने ही बैलेट पेपर निकले हैं या उसके आगे पीछे कुछ हो गया। क्योंकि पिछले इलेक्शनों में हमने देखा था कि कुछ जगहों पर प्रिजाइडिंग अफसर्स ने मिल मिलाकर कुछ बैलेट पेपर बाहर स्मगल कर दिए थे। वो 50 बैलेट पेपर की एक दस्ती होती है, अगर आप 2 दस्तियां बाहर निकाल दें तो आप आसानी के साथ जो है वो हर जो वोटर आपका अंदर आ रहा है उसको वो एक्स्ट्रा वोट आप दे देंगे तो वो आके अंदर डाल देगा और उसकी वजह से एक डिस्क्रिपेंसी जो है वो ढूंढी जा सकती बड़ी आसानी के साथ।
ठीक है, ठीक है। अच्छा सरवर भाई साहब, आपने जो 20% वाला फिगर बताया था, मैं दो सवाल आपके सामने रखूंगी। पहला सवाल आपके सामने अभी रखती हूँ। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी मालूमात मौजूद होती हैं जब ये पूरा डाटा इकट्ठा किया जा रहा होता है कि ये जो लोग फौत हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिनके झूठे वोट बना के तो उनको भी दर्ज कर लिया गया है, तो इनका ज्यादातर का ताल्लुक किस जगह से है, किस सूबे से है या किसी खास इलाके से है जिसका फायदा किसी खास सियासी जमात को पहुंच रहा? क्या कोई ऐसा डाटा मौजूद होता है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो ये डेटा नहीं है, लेकिन ये हमने सर्वे किया है नेशन वाइड, वहां से ये निकल के आया है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन की वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है 2019-2023, उसमें एक बहुत अहम जो हदफ उन्होंने तय किया था कि जो डिसीज्ड वोटर्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्शन कमीशन ने 5 साल में इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। देखिए ना, जो नादरा की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन करता है, और अगर किसी ने डेथ रजिस्टर्ड करवा दी है किसी की रिश्तेदार की, तो फिर नादरा की जिम्मेदारी है कि वो जिन लोगों के नाम आगे हैं कि वो वफात पा चुके हैं, तो उनको डिलीट करना नादरा की बुनियादी जिम्मेदारी है। और ये नादरा ने भी नाकामी का मुजाहरा किया इसमें, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं की, क्योंकि इससे एक वो गुंजाइश निकलती। लेकिन जहां तक वो 20% की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, 20% लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ कोई फौत हुआ था, उनके रिश्तेदार। अच्छा। और हम उसमें से कुछ लोगों ने कहा है कि हमने रजिस्टर्ड भी करवाया है। बेसिकली तो ये नए वोट नहीं बने हैं, ये जो लोग फौत हो गए हैं उनके कैंसिल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से एक तो ये फिगर ब्लोटेड है कि कितने वोटर हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हल्का बंदियां की गई हैं। दूसरा, इस बात का अंदेशा है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो वोटर जो कि कैंसिल होने चाहिए थे, क्योंकि अभी शनाख्त का भी सिलसिला नहीं है कि तस्वीर जरूरी नहीं है, तो जाली वोट इनके नाम पे, मुर्दा लोगों के नाम पे भुगताए जा सकते हैं, यही कह रहे हैं आप? और ये फिगर बहुत ज्यादा है जो आप कह रहे हैं कि 20% के लोग के करीब जो है ना, आपके सर्वे के मुताबिक जो है उनके वोट कैंसिल नहीं हुए थे। तो बहुत मैसिव फिगर है। नहीं, मैं 20% जो लोग कह रहे हैं उनके हाँ कोई फौत हुआ है, उनमें से कुछ परसेंटेज है जो कहती है कि हमने रजिस्ट्रेशन कराई है लेकिन अभी तक उनका नाम खारिज नहीं हुए। इसमें जरा थोड़ा फर्क है, बाकी आपने जो सम अप किया वो सही है। तो अभी लास्ट जो है ये बताइएगा कि अब क्योंकि जो होना था हो चुका, अभी नेक्स्ट ये है कि कैंपेन देखनी होगी कि किसको अलाउ की जाती है नहीं, मगर पोलिंग डे वाले दिन आप कह रहे हैं बहुत अहम है कि पोलिंग एजेंट पहुंच पाते हैं कि नहीं पाते, और क्या उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता है, इख्तियारात का पता है, और उनकी ट्रेनिंग है या नहीं है। ये अब बुनियादी अब नुक्ता आ गया है। देखिए, बुनियादी जो बात है वो तो जाहिर है, एक चीज तो तय हो गई है कि जिस पार्टी को इक़्तिदार से निकाला गया है उसके लिए तमाम रास्ते बंद हैं। तो ये तो बड़ी बात है, एक स्ट्रेटेजिक एरिया है। और अब रह गया है कि जनाब जहाज डूब रहा है, टेक्टोनिक जो है डूब रहा है, और अंदर जो है वो गिटार बज रहा है। तो ये ऐसे ही है कि आप जो छोटे मोटे धांधली के बाकी तरीके हैं वो भी आजमाएंगे, ताकि जो पीटीआई के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनको भी हराया जा सके। और अगर फिर भी जीत के निकल आते हैं तो फिर उनकी जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके बावजूद कि सब कुछ किया है, आप हैरान होंगे कि चाहे वो गैलप का सर्वे हो, चाहे डॉन का अभी सर्वे ओपिनियन पोल हुआ है या बाकी हो रहे हैं, और हमारा अपना जो ओपिनियन पोल है वो भी ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो टोटल पॉपुलैरिटी को आप कंबाइन करें तो फिर भी पीटीआई और इमरान खान की पॉपुलैरिटी उनसे 2 गुना ज्यादा है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये बारी साहब के सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि टर्न आउट क्या रहेगा, इसका डायरेक्टली नतीजों के ऊपर असर पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये मार धाड़ जारी है, मगर एक तरफ एक पार्टी पीटीआई क्लेम कर रही है कि अभी भी उनके वर्कर के पास ये जज्बा है, तमाम अगेंस्ट ऑल ऑड्स लोग फिर भी निकल के आएंगे। आपका क्या व्यू है कि टर्न आउट ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, दरमियाना रहेगा? देखिए, हमारा ख्याल है कि जो लोगों ने मुख्तलिफ जो ओपिनियन पोल हुए हैं उनमें कहा है, उसकी अगर हम उसको एवरेज कर लें
तो जो लोग कहते हैं कि हम वोट डालेंगे, यानी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो डालेंगे, वो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में कि वो तकरीबन 80+ है जो लोग कह रहे हैं कि हम वोट डालेंगे। अब ये रह गया कि वो पुराने सर्वे में भी लोग अक्सर ये कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि डेड पीपल आर ऑन दी इलेक्टोरल रोल, तो जब हम टर्न आउट निकालते हैं तो टर्न आउट लो होता है बहुत। तो लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि 60+ टर्न आउट होगा, जो कि 1970 के बाद सबसे ज्यादा हो सकता है। तो क्योंकि हमारे सर्वे में भी 80+ लोग कह रहे हैं कि वो लाजमी वोट डालेंगे। बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, बड़ी अहम किस्म के मालूमात हैं नून लीग के बड़े लोगों के, बड़े हलकों की, वहां पर क्या साइंस चल रही है, हल्के की सूरत हाल क्या है, किससे शुरू कर रहे हैं आप? जी, मैं क्योंकि नून लीग अब एक पंजाब की ही पार्टी रह गई हुई है। पिछले इलेक्शन के अंदर जो उनको 67 सीटें मिली थी, उसमें से 64 पंजाब से थी जो इलेक्टेड सीटें थी, और सिर्फ 3 सीटें थी जो कि केपी से मिली थी, एक फाटा से और 2 हज़ारा बेल्ट से। सो 2 सूबों से उनके पास एक सीट भी नहीं थी। तो लार्जली क्योंकि वो पंजाब पे डिपेंड कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर जो है लाहौर है, और लाहौर के अंदर ये ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ कि एक ख़ानदान के 4 लोग, आप देखें 4 लोग नेशनल असम्बली के इलेक्शन में, बाकी 3 जो हैं सूबों पे भी लड़ रहे हैं, पर 4 लोग जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आ गए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं, हमजा शहबाज भी हैं, मरियम नवाज भी हैं। तो 4 लोग लड़ रहे हैं 14 सीटों में से लाहौर के अंदर। और बाकी अगर रिश्तेदारान मिला लिए जाएँ, जो बरादरी के और करीबी रिश्तेदार और ओवरऑल जो कश्मीरी बरादरी है, तो तकरीबन आधे से ज़्यादा घर के ही लोग इलेक्शन लाहौर में लड़ रहे हैं। वो दूर नज़दीक से कहीं ना कहीं से कोई ताल्लुक निकल आता है। इसी तरह ही बाकी पंजाब में भी वैसे शहरों के अंदर, फॉर एग्जांपल दूर का ताल्लुक इनका गुजराले का खुर्रम दस्तगीर के ख़ानदान से भी है, फिर फैसलाबाद के बंदे आबिद शेर अली भी दूर के कज़न है, फिर ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रवी वगैरह भी, वो भी एक बरादरी आ जाती है। वो कहते हैं कश्मीरियों की नानी एक होती है, कहीं ना कहीं कोई नानी की रिश्तेदारियाँ आपस में मिल जाती हैं। मगर वहाँ पे एक इम्तिहान भी आ गया है कि 4 लोगों में से अगर एक भी हारता है तो वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा कि जनाब लाहौर के अंदर, और वहाँ पे लाहौर के अंदर जो है ये एक मुसीबत पड़ गई है। मुसीबत इसलिए पड़ गई है कि आप देखें, ये जो कल की फुटेज दोबारा दिखा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को 26 साल बाद हल्के में जाना पड़ गया है, और मद्दे मुकाबल कौन है? एक खातून है यास्मीन राशिद, जो कि उम्र सीधा हैं और जेल में, कैंसर की सर्वाइवर हैं, बीमार हैं और जेल में हैं। उनके खौफ से नवाज शरीफ साहब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, 4थी दफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हुए, उनको हल्के में जाना पड़ जाता है। ये जीत कर भी मैं समझता हूँ हारे हुए हैं कि नवाज शरीफ का मुकाबला, अगर टफ मुकाबला वो देख रहे हैं कि यास्मीन राशिद से है, जो कि बतरजा पिछले 2-3 इलेक्शंस का देखें, क्योंकि 2013 से ये इलेक्शन लड़ती आ रही है इस तरीके से, तो उनकी लीड कम होती जा रही है। कुलसूम बीबी से वो सिर्फ 2017 का जो बाई इलेक्शन था, सिर्फ 14,000 से हारी थी। और यहाँ पे नवाज शरीफ के ये जीत के भी वो हारे हुए हैं कि मुकाबले में कौन है कि एक खातून है जिसके हाथ बने हुए हैं और वो जेल में है। और अगर ये नवाज शरीफ साहब हार जाते हैं तो बहुत बड़ा ये अपसेट है। चाहे उसके बाद ये मानसेरा से जीत भी जाएं तो ये वजीर आजम बनने के ऊपर ना सवालात आ जाएंगे। लाहौर से हारना नवाज शरीफ साहब के लिए एक सियासी मौत है, टोटली सियासी मौत है। अब बाकियों की भी सूरत हाल जो है कोई इतनी मुख्तलिफ नहीं है, चारों की चारों जहाँ पे काटेदार है कि शहबाज शरीफ साहब का जो हल्का है वो एन 123 से लड़ रहे हैं। अच्छा। अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले वो कराची जा रहे थे, तो वो हालांकि वहाँ चंद बड़े छोटे मार्जिन से कराची का आ रहे थे, मगर कराची से वो अब नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ मुस्तफा कमाल साहब ने इनकार कर दिया कि वो नहीं, इनके लिए सीट छोड़ रहे, तो ये दस्तबरदार नहीं हुए, तो वो ये कराची से भी आ गए हैं और अब वो लाहौर और कसूर से लड़ रहे हैं। अब लाहौर के अंदर जो है वहाँ पे सूरत हाल ये है कि इनके मुकाबले पे अफजल पाठ साहब हैं
पीटीआई के इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ रहे हैं। अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि वो पार्टी के कैंडिडेट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच हैं, मगर लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी लाहौर से जब नून लीग के साथ उनकी इल्हाक था तो वो सीटें इनको दे दी जाती थी कोटे की। जब से वो इल्हाक खत्म हुआ है जमात इस्लामी का पंजाब के अंदर से एक सीट भी नहीं है, सो कहीं भी करीब भी लियाकत बलोच साहब नहीं। मगर बहरहाल वो ये वोट जो तोड़ेंगे, जितना भी तोड़ेंगे वो नून लीग का टूटने का ज़्यादा इम्कान है, मुकाबले में वो वहाँ पे हैं। अब वहाँ पे ये पहले शहबाज शरीफ साहब 95,000 से ज़ायद जो है ना ये वोट के साथ इस पे कामयाब हुए। बहुत ये 2018 में मैसिव लीड के साथ यहाँ से जीते थे। और उस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के जो थे मियां मोहम्मद मनशा सिंधु साहब, उनको 40,000 के वोट के मार्जिन से शिकस्त हुई थी। और 24,000 जो थी वो समीना खालिद गुरकी पीपल्स पार्टी की लेके गई थी। और ये कुछ शालीमार टाउन लाहौर कैंट के इलाके आ जाते हैं। और अब इस दफ़ा जो है पहाड़ हालांकि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में कमज़ोर हो सकते हैं, मगर वहाँ की जो वाइब आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब को भी जोर लगाना पड़ रहा है पूरा। अब ये आइंदा आने वाले में देखेंगे कि ये वहाँ पे रैली करते हैं, बड़ा जलसा करते हैं। फिलहाल वो भी बहुत अब ये एक स्टेज आ गई है इलेक्शन कमीशन को, ये क्योंकि ये तसलसल के साथ हो रहा है कि ये डायरेक्टली नोट फेंकने शुरू कर दिए, कोई इसका नोटिस नहीं ले रहा। साथ में आ जाते हैं जी तीसरी जो सीट है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब है। वहाँ भी तमाम कैदी खवातीन जो हैं ये इन्होंने मुसीबत लाहौर में डाली हुई है। तो यास्मीन राशिद कैदी, उसके बाद सनम जावेद कैदी और तीनों ये इस खानदान को कैदी औरतें ले बैठी हैं। इनका मुकाबला कैदी औरतें हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं, जेल में बैठी हुई हैं। पर उनकी एक दहशत है कि हमजा साहब के मुकाबले पे आलिया हमजा हैं। आलिया हमजा जो हैं यहाँ पे हैं। और गुज़श्ता इंतखाबात में हमजा यहाँ 1,46,000 वोट लिए थे और पीटीआई के नुमान कैसर ने इस हल्के से 80,000 लिए थे। मार्जिन ठीक ठाक है, कुछ 60,000 के करीब 66,000 के करीब मार्जिन था। तो उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट रखने की वजह से ये सीट फिर खाली कर दी थी जो है नेशनल की बाई इलेक्शन हुए थे। तो शायद खान अब्बासी साहब को इस इलेक्शन पे बाई इलेक्शन में लड़वा के फिर असम्बली के अंदर लाया गया था। तो उसके बाद ये हमजा जनरली ये 2008 से ये जीतते रहे हैं, कभी जाने की इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ी थी। नवाज शरीफ साहब 26 साल से हल्के में नहीं गए थे, मरी बीबी तो ये इलेक्शन वैसे ही लड़ रही हैं। और ये पूरा इसके अंदर अंदरूने शहर का इनका अपने, आप समझ लें कि अपने अंदरूने शहर इनका अपना माना जाता है। इसके अंदर मोची दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, रंग महल, बदामी बाग, शाद बाग, मिस्री शाह और ये तमाम वॉल्ड सिटी जो लाहौर के अंदरूने शहर है वो वहाँ पे आ जाता है। अब वहाँ पे ये अभी तक बताया ये जा रहा था, हिचकिचा रहे हैं जाते हुए कि लोग आवाज़ फपती कस देते हैं, आवाज लगा देते हैं। तो ख्वाजा साद रफीक भी एक दफा दिखाया गया, रात के अंधेरे में गए, वो बच्चे पीछे बढ़ गए, आवाजें लगानी शुरू कर दी उन्होंने। बच्चे बड़े शरारती होते हैं, और बच्चे गैर सियासी होते हैं। वो जो है और बच्चे बड़े होते हैं तो जेल में कर देते थे बच्चों का, आप क्या करें। बच्चे गैर सियासी बचा के वहां से कायद साहब भी आए हैं। तो अभी देखेंगे रैली के लिए जब जाएंगे दूसरे शहर तो फिर देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।